मणिपुर में जो हो रहा है उससे अक्सर लोग सिर्फ एक जातीय संघर्ष यानी कि एक एथनिक क्लैश समझ बैठते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना ही है? इस पूरे विश्लेषण में हम एक सोर्स के आधार पर इस जटिल मुद्दे की गहराई में जाएंगे और इसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और भू राजनीतिक परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि मणिपुर क्यों चल रहा है। देखिए, मणिपुर में हिंसा कोई आज की बात नहीं है, ये सालों से चल रहा है। लेकिन ये समझने के लिए कि हालात इतने ज़्यादा क्यों बिगड़ गए हैं, हमें सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर इस संघर्ष की असली और गहरी जड़ों तक पहुंचना होगा। तो चलिए, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से प्रमुख गुट इसमें शामिल हैं। फिर इस संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों को खंगालेंगे। इसके बाद हम आज के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर नजर डालेंगे, जमीन पर जो गतिरोध बना हुआ है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए जरा इसकी भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। मणिपुर, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। ये बात आगे बहुत मायने रखेगी। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में दो समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है और ज्यादातर हिंदू हैं। दूसरी ओर कुकी समुदाय है जो पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है और ईसाई धर्म अपना चुका है। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ धर्म और भूगोल का नहीं है, जमीन के अधिकारों को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे को लेकर भी दोनों के बीच गहरे मतभेद हैं। अब जो बात सामने आती है वो सच में बहुत दिलचस्प है। सोर्स का ये दावा है कि ये जो बंटवारा आज हम देख रहे हैं, इसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोर्स का दावा है कि यह पूरा मामला एक लंबे जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है जिसे पश्चिमी शक्तियों ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत मिशनरी कामों से हुई और मकसद था एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक वफादार ईसाई बहुल राज्य बनाना। इस कथित योजना को अमल में लाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि नौकरियां भी। इन सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से ईसाई धर्म में धर्मांतरण से जोड़ दिया गया। तो सोर्स के मुताबिक सबसे अहम बात यही है कि ये जो संघर्ष आज हम देख रहे हैं, ये अचानक नहीं भड़का है, बल्कि ये भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया देश बनाने की एक सदी पुरानी योजना का नतीजा है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी योजना कथित तौर पर आज के संघर्ष में यानी मॉडर्न बैटलफील्ड में कैसे नजर आती है। तनाव को हवा देने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ की बदलती डेमोग्राफी। सोर्स का कहना है कि कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है और इसकी वजह कथित तौर पर सीमा पार से होने वाला माइग्रेशन है। इस संघर्ष का एक और एंगल है और वो है इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड। सोर्स का ये दावा है कि कुकी उग्रवादी म्यांमार से सटे ड्रग ट्रायंगल से ड्रग्स की खेती और प्रोडक्शन की तकनीकें ला रहे हैं और इस ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल उग्रवाद और कथित CIA ऑपरेशंस को फंड करने के लिए किया जा रहा है। जमीनी हकीकत पर जो तनाव है वो कानूनों की वजह से और भी बढ़ जाता है। जो मैतेई समुदाय घाटी में रहता है वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन जो कुकी समुदाय पहाड़ों में रहता है उस पर घाटी में जमीन खरीदने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सोर्स विदेशी दखल के कुछ सीधे सबूत भी सामने रखता है, जैसे कि अमेरिकी भाड़े के सैनिकों का पकड़ा जाना और विद्रोही गुटों से अमेरिकी हथियारों का मिलना। अब ये सब कुछ होते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है, भारतीय सेना आखिर इस स्थिति को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, भारतीय सेना का मिशन तो बिल्कुल साफ है। वो अवैध बंकरों और ड्रग प्रोडक्शन सेंटर्स को खत्म करने के लिए और हथियार बरामद करने के लिए नियमित रूप से ऑपरेशन चलाती है। लेकिन इन ऑपरेशंस में अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। जब भी सेना आगे बढ़ती है तो कुकी समुदाय की महिलाओं के बड़े बड़े समूह सामने आ जाते हैं और एक ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल बनाकर सेना को रोक देते हैं। और यहीं पर सेना के लिए एक नो विन सिचुएशन बन जाती है। सोचिए, अगर इन रुकावटों के खिलाफ थोड़ा भी बल प्रयोग किया गया तो एक बहुत बड़ा मानवाधिकार संकट खड़ा हो सकता है।
और एक पूरा नेटवर्क तैयार बैठा है जो उसका फायदा उठाकर देश भर में हंगामा खड़ा कर सकता है। ऐसे में सेना के हाथ बंधे हुए हैं। तो ये तो साफ है कि सोर्स के मुताबिक सिर्फ सैन्य समाधान से ये मसला हल नहीं होगा। आगे का रास्ता एक लंबा और कई पहलुओं वाला एक स्ट्रेटेजिक प्रयास होना चाहिए। सोर्स के हिसाब से जो समाधान है वो कई परतों वाला है। इसमें स्थानीय लोगों के बीच इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना, सेना की जानकारी लीक करने वाले जासूसों को खत्म करना, पर्दे के पीछे से बातचीत करके उग्रवादी गुटों में फूट डालना और एक ऐसा मीडिया माहौल बनाना शामिल है जो शांति को बढ़ावा दे। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये एक ऐसे संघर्ष की तस्वीर पेश करता है जो किसी जातीय टकराव से कहीं ज्यादा है। इसे एक भू राजनीतिक लड़ाई की तरह दिखाया गया है जिसकी तैयारी एक सदी से चल रही थी, और इसे डेमोग्राफी, ड्रग्स और इंफॉर्मेशन जैसे हथियारों से लड़ा जा रहा है। इसका मूल तर्क ये है कि बाहरी ताकतें रणनीतिक फायदे के लिए यहाँ की जातीय, धार्मिक और भौगोलिक दरारों का इस्तेमाल कर रही हैं। आखिर में सोर्स एक ही निष्कर्ष निकालता है कि एक स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब हर समूह, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, अपनी एक साझी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखे। यही पहचान उन्हें बाहरी शोषण के खिलाफ मजबूत बना सकती है।